हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का आपकी अपनी ड्राइंग एंड पेंटिंग से रिलेटेड क्लासेस में। ठीक है, तो इसमें हमारा जो है इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल जो है शुरू हो चुका है। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। ठीक है, और उसी से संबंधित जो है आदिकाल की कला के बारे में हम अपनी इन वीडियोस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आदिकाल की कला का विकास 3 चरणों में हुआ था। ठीक है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो उनके बारे में थोड़ा डिटेल में मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दिया है। नवपाषाण काल से संबंधित कुछ चीज़ें बची हुई थी जो मैं इस वीडियो में कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो भारत में नवपाषाण काल से संबंधित पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है। ठीक है, जिस तरीके से पुरापाषाण काल से संबंधित जो प्रथम खोज हुई थी या प्रथम खोज की गई थी, तो वो ब्रुसफुट नामक विद्वान के द्वारा की गई थी। और उनको क्या मिला था? एक औजार मिला था जो था कुल्हाड़ी। ठीक है, पत्थर की कुल्हाड़ी। और कहाँ से मिली थी? मद्रास के पल्लवरम से। ठीक है, और मध्य पाषाण काल से संबंधित जो खोज या फिर उससे संबंधित जो जानकारी दी थी वो दी थी कार्लाइन ने। ठीक है, इसी तरीके से नवपाषाण काल से संबंधित जो भारत में सर्वप्रथम या फिर ये कह लो कि प्रारंभ जिसने प्रारंभिक जो खोज की थी उनका नाम था डॉक्टर प्राइम रोज। ठीक है, इन्होंने ही नवपाषाण काल से संबंधित चीज़ों की जानकारी सबसे पहले भारत में दी थी। इस काल का मानव पॉलिशदार पत्थर के बने हथियारों का प्रयोग करने लगा था। ठीक है, देखो पूर्व पाषाण काल में आदि मानव कैसे हथियार यूज कर रहा था? बहुत ही ज़्यादा मोटे और भद्दे लकड़ी, हड्डी और पत्थर के वह औजार बनाता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में उसने क्या किया कि अपने हथियारों को थोड़ा सुडौल बनाने लग गया, उनको आकार देने लग गया। ठीक है, और इस काल का जो मानव था वह पॉलिशदार पत्थर के बने हथियार यूज़ कर रहा था। ठीक है, यानी कि हथियारों को उसने बहुत अच्छे से घड़ लिया था, उनको आकार देना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हथियार उसने बना लिए थे। क्योंकि नवपाषाण काल का जो मानव था उसकी बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से हो चुका था। इस काल का एक गढ़ा हुआ गोल यंत्र नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। नवपाषाण काल के प्रमुख केंद्र बेल्लारी था। ठीक है, तो इस काल का जो एक यंत्र प्राप्त हुआ है वो नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। और इस काल का जो प्रमुख केंद्र था वो बेल्लारी था। ठीक है, पुरापाषाण का काल का जो मनुष्य था वो केवल कुड़ापा तक सीमित था। ठीक है, लेकिन नवपाषाण काल का जो मानव था वो पूरे भारत में फैल चुका था, जिसका केंद्र बेल्लारी था। ठीक है, याद रखना। इस युग के मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है क्योंकि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था, क्योंकि उसने अपना इतना सारा विकास कर लिया था हर चीज़ में, तो इसीलिए उसको होमो सेपियंस कहा जाता था। पूर्व पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता था? क्वार्टिजाइट, क्योंकि जो वो पत्थर यूज़ करता था, जो वो हथियार यूज़ करता था, उनको क्वार्टिजाइट बोलते थे। उसी के आधार पर उसका नाम क्वार्टिजाइट मानव था। द्वितीय काल के जो मध्य पाषाण काल के जो मानव थे वो माइक्रोलिप्स हथियारों का प्रयोग करते थे, इसलिए उनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। ठीक है, और नवपाषाण काल के मानव को होमो सेपियंस कहा जाता था क्योंकि वह अब पूर्ण रूप से अपनी बुद्धि का विकास कर चुका था और अब उसने कई चीज़ों का आविष्कार भी कर लिया था। जैसे पहिए का आविष्कार कर लिया था और चाक का आविष्कार कर लिया था जिस पर वह मिट्टी के बर्तन बनाता था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम न्योलिथिक शब्द का प्रयोग जॉन लुबाक ने किया था। तो जो न्योलिथिक शब्द है, ठीक है, नवपाषाण काल से संबंधित ये शब्द है, इसका जो प्रयोग किया था वह लुबाक ने किया था सर्वप्रथम। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई जनरल सी बातें कि नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूर्व पाषाण काल में क्या क्या चीज़ें थी।
अब इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो यही है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र। ठीक है, जो हमारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में वो यही है। वो तो एक बेसिक नॉलेज हो गया हमारा। तो इसमें क्या है कि भारत में जिन जगहों से, ठीक है, प्रागैतिहासिक से संबंधित खोजें हुई हैं या वहाँ पर चित्र प्राप्त हुए हैं, किस तरीके के चित्र प्राप्त हुए हैं, किन रंगों का प्रयोग उन्होंने किया है, किस तरह की आकृतियाँ बनाई हैं, वो ये सारी चीज़ें हम जो है इन केंद्रों में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। इसमें आता है पंचमढ़ी। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, याद रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पंचमढ़ी किस राज्य में पड़ता है। तो मध्य प्रदेश का केंद्र है ये। इन चित्रों की खोज सन 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन ने की थी। इनकी जो खोजें हुई हैं वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, कब हुई और किसके द्वारा हुई। 1936 ईस्वी में D.H. गार्डन ने इनकी खोज की थी पंचमढ़ी में। यहाँ लगभग 50 दरिया या गुहाएं हैं। देखो, गुफाएं वो होती है जिनको बनाया जाए पत्थरों से काट कर या खोद कर, और गुहाएं वो होती हैं जो प्रकृति निर्मित होती हैं। ठीक है, तो आदि मानव तो गुहाओं में ही रहता था, उसको गुफाएं बनाने की नॉलेज ही नहीं थी। नवपाषाण काल का मनुष्य जो था वो झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लग गया था। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर 50 दरियाएँ हैं जिनमें चित्र उपलब्ध हैं। यहाँ प्राय 3 श्रेणी में चित्र दिखाई देते हैं। देखो, 3 तरह के चित्र पंचमढ़ी में मिलते हैं। पहला है डमरूनुमा तख्तीनुमा आकृति, दूसरा है बेडोल ओजपूर्ण आकृति, और तीसरी है कुछ स्वाभाविक। यानी कि जब वह आकृतियाँ बना रहा था, ठीक है, शुरुआत उसने की थी तो उसने केवल लाइनों से डमरूनुमा और तख्तीनुमा आकृति बना दी। जैसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ, इस तरीके की, जैसे ये तख्तीनुमा आकृति इस तरीके की और डमरूनुमा इस तरीके की। जब हम वर्ली आर्ट करते हैं तो हम इस तरीके की आकृतियाँ बनाते हैं। ठीक है, और बेडोल में उसने क्या किया कि जो ये फिगर है उसको उसने इस तरीके से बनाया है, लाइनों से उसको भर दिया है। ठीक है, बेडोल ओजपूर्ण आकृति उसने इस तरीके से बनाई है, और कुछ स्वाभाविक में उसने उसको थोड़ा और अच्छा बनाने का प्रयास किया है। तो 3 तरह के स्तर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं आकृतियों के। अब देखो, प्रमुख चित्र आखेट के लिए प्रस्थान करते, शहद एकत्रित करते हुए, वाद्य यंत्र को बजाते वादक, शस्त्रधारी सैनिक, इन चित्रों का निर्माण यहाँ पर किया है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि जो प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं वो ज़्यादातर शिकार से संबंधित है। क्यों? क्योंकि आदिमानव ने जो चित्र बनाए हैं या उस समय के जो मनुष्य ने चित्र बनाए हैं वो अपनी किस प्रेरणा से प्रभावित होकर या फिर अपने किस भाव से प्रभावित होकर उसने वहाँ पर उकेरे हैं, वो है उनका सबसे जो मेन सब्जेक्ट था या विषय था वो था आखेट यानी कि शिकार। ठीक है, उसी से संबंधित चित्र सबसे ज़्यादा इन जगहों पर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ उसने दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए हैं, जैसे शहद एकत्रित करते हुए, वाद्य यंत्र को बजाते हुए। तो ये दैनिक जीवन से संबंधित चित्र भी पंचमढ़ी में उसने बनाए हैं। ठीक है, इन चित्रों के रंग काले व सफ़ेद हैं जिन्हें लाल रंग की रेखा से आकृतिबद्ध कर दिया गया है। यानी कि ये जो चित्र हैं वह सफ़ेद और काले रंग में बनाए उसने, यानी कि चित्रों में रंग भी भरा है, और साथ ही साथ उसकी जो आउटलाइनिंग है, ठीक है, उसकी जो सीमांकन है वो उसने लाल रंग की रेखाओं से कर दी है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और बहुत ही बारीक चीज़ है। ठीक है, ध्यान से इसको देख लेना। इन चित्रों को भी आपको जो है बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा कि कौन से केंद्र में किस प्रकार के चित्र प्राप्त हुए हैं। इसमें दूसरा आता है मध्य प्रदेश में पहाड़गढ़।
पहाड़गढ़ में वैसे ज़्यादा चित्र नहीं मिले हैं, लेकिन जो कुछ भी मिले हैं वह 10,000 ईसा पूर्व के चित्र प्राप्त हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो पहाड़गढ़ कहाँ पड़ता है? मोरैना ज़िले में असान नदी तट पर ये है। यहाँ पर लगभग 50 वर्ग में फैली एक घाटी में ये गुफाएं हैं। ठीक है, बहुत सारी गुफाएं हैं और सारी की सारी गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई है, जिस कारण इन चित्रों को खोजा नहीं जा सका है, या फिर ये कह लो कि इन चित्रों के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो गुफाओं की बाहरी दीवारों पर कुछ थोड़े बहुत चित्र प्राप्त हुए हैं, उनको देखकर पता लगाया गया है कि ये यहाँ के जो चित्र है वो 10,000 ईसा पूर्व के चित्र हैं। तो इसलिए इनको ठीक है, तो क्लियर हो गया। मोरैना जिले में असान नदी के तट पर लगभग 1500 वर्ग में फैली एक घाटी में ये गुफाएं मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई है, पहाड़गढ़। एक बार मैंने क्वेश्चन में देखा था कि कहाँ पर जो गुफाएं प्राप्त हुई हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, कहाँ पर वह मधुमक्खियों के छत्तों से भरी हुई गुफाएं प्राप्त, तो वो जगह है पहाड़गढ़, याद रखना। ठीक है, तीसरा आता है रायगढ़। यहाँ पर हिरण, छिपकली व जंगली भैंसे का अंकन है। देखो, जानवरों के चित्र उन्होंने ज़्यादातर बनाए हैं, जिसमें हिरण है या फिर सांभर है या फिर जंगली भैंसा है। इस तरीके के जानवर उन्होंने बनाए हैं क्योंकि वह शिकार इन्हीं का करते थे। जंगली सूअर है, ठीक है, तो इस तरीके से जिनका शिकार वह करते थे तो उन्हीं से संबंधित उसने चित्र बनाए हैं। एक दृश्य में जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव आकृतियों को भैंसे के चारों ओर संयोजित किया गया है। रायगढ़ में जो चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें उन्होंने एक जंगली भैंसे का शिकार करते हुए मानव आकृतियों को बनाया है, यानी कि उसके चारों ओर आकृतियाँ नाच रही हैं या जो भी कर रही हैं, और बीच में उस भैंसे का चित्र बना दिया उन्होंने। तो वो अपनी आंतरिक भावना को प्रकट करना चाहते थे। जैसे कभी उनको शिकार मिल जाता था तो उससे संबंधित वह चित्र बनाते थे, उल्लास मनाते थे, खुशी मनाते थे, एक उत्सव मनाते थे, और उसी को वह चट्टानों पर उसको उकेर देते थे कि आज हमने जो है शिकार प्राप्त कर लिया। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे वो शिकार करने जाते थे तो उससे पूर्व भी जादू टोने की भावना से प्रेरित होकर या ग्रसित होकर वह कुछ चित्रों का निर्माण करते थे। कहीं कहीं पर जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर है, हाथी है या कोई उनसे बड़ा जानवर है, उसको वह अपने सामने छोटा बनाते थे और अपने आप को उससे बड़ा बनाते थे। उनको ऐसा लगता था कि इस तरीके से अगर वो जादू टोना करेंगे तो उनको शिकार ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो इसकी विशेषताओं में हम ये चीज़ आगे कवर कर ही लेंगे। तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के केंद्र हम पढ़ेंगे, उनसे संबंधित चित्रों को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं सारी। इसको बाकी इससे ज़्यादा मैं और डीपली नहीं बता सकती। अगर आपने ये मैटर पढ़ा है या प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है तो आपको ये थोड़ा बहुत पहले से भी आता होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। इसके बाद वाले जो टॉपिक हैं, सिंधु घाटी है या फिर अजंता है या मौर्य काल है या फिर हमारी हिंदू शैली, राजस्थानी शैली, मुग़ल शैली, पाल शैली, तो उनके बारे में जो है हम डीपली जानते रहेंगे धीरे धीरे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। थैंक यू।